ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी का एक आखिरी चैप्टर है जो एनसीईआरटी में मोटिवेशन और इमोशन के नाम से है। लास्ट चैप्टर है ये बुक का, मोटिवेशन एंड इमोशन। मैं वो आज आपके सामने लेकर आया हूँ, वही चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और ये सामने सोचकर पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है साइकोलॉजी का और उसी की तैयारी के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम ये अज्यूम करते हुए पढ़ रहे हैं कि हमने कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प करने हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, समझना है और इंस्टिल करना है अपने अंदर, ना कि कॉन्सेप्ट्स को रटना है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि हमारे पास बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। हमारे पास बहुत सारा ऑफलाइन कंटेंट भी है, लगभग सेम नोट्स सबके होते हैं। सो नोट्स पर मेरा इतना फोकस नहीं है। स्पेशली सब्जेक्ट जो कि साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हों, उसमें कभी भी एम्फेसाइज नोट्स पर इतना खास नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 11th-12th में नोट्स पर एम्फेसाइज बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के खुद के बनाए हुए नोट्स पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। तो मुझे आप लोग बस 5-7 सेकंड दीजिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मोटिवेशन एंड इमोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई ख़ास ऐसा रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है कि मैं स्मार्ट बोर्ड या वाइट बोर्ड या किसी ऐसी चीज़ पर पढ़ा सकूं। लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दी, अच्छा लगा, शुक्रिया उसके लिए। किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि सर नो वन टीचेस दिस सब्जेक्ट बेटर देन यू, प्लीज कम ऑन स्मार्ट बोर्ड। थैंक यू फॉर दैट कमेंट। बहुत अच्छी बातें कही हुई थी। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लव। आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर इमोशंस और इन्हीं इमोशंस से, इन्हीं रेस्पेक्ट से हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो चलिए चैप्टर को हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस कंप्लीट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समराइज कर दें, कंक्लूड कर दें। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ध्यान जो आपको रखना है वो ये रखना है कि मोटिवेशन चैप्टर में जो सबसे पहली चीज है वो मोटिवेशन की डेफिनेशन है। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि इस इंसान के पास मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन वर्ड ये किससे बना है? ये बना है मोटिव, MOTIVE। ये वर्ड किससे बना है? मोटिव से। मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है मकसद, है ना। अभी हम इस चैप्टर में मोटिव को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मोटिवेशन वर्ड किससे डिराइव हुआ है? वर्ड मोटिव से डिराइव हुआ है ना। तो जब आप मोटिवेशन समझेंगे तो ये बहुत जरूरी बात है कि आपको मोटिव भी समझना चाहिए कि मोटिव क्या होता है। तो मोटिव का मतलब है मकसद, यानी उद्देश्य। तो जब आप किसी काम को कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग दौड़ रहे हैं, ये दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इतना तय है कि उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हम तय कर देते हैं, तो सारे के सारे फर्स्ट आना जरा मुश्किल है। या मान भी लेते हैं कि उसमें से सारे के सारे फर्स्ट आएंगे, या 5 लोग फर्स्ट आएंगे, या 6 लोग फर्स्ट आएंगे, या सब लोग एक साथ पहुंचेंगे, या उनमें से कोई एक सबसे पहले उस लाइन तक पहुंचेगा। वो 100 मीटर की रेस हो सकती है, वो 800 मीटर की रेस हो सकती है, वो 1 किलोमीटर की रेस हो सकती है। क्या ऐसी चीज है विनर के अंदर जो उसको उस विनिंग पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, मार्जिन पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचा रही है? इस पर सोचिए, आपको आपके सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि सवालों के जवाब हमेशा जवाब नहीं हुआ करते, सवालों के जवाब कई बार खुद सवाल हुआ करते हैं, यानी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। जब मैंने कहा कि मोटिव क्या होता है, आप खुद सोचिए। एक और सवाल हम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा कि 10 लोग रेस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है कि उसमें से कोई एक ही जीत पाता है? तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिजिकली किसी का स्ट्रांग होना, मेंटली किसी का स्ट्रांग होना, इमोशनली किसी का स्ट्रांग होना, बहुत सारे अदर फैक्टर्स उसमें जो है ना हो सकते हैं। बट एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो कि उसको जिता रहा है वो है उसका मोटिव, जो कि आगे चल करके मोटिवेशन का काम करता है कि मुझे जीतना है, दैट्स ऑल।
हालांकि हर कोई दौड़ रहा है जीतने के लिए, लेकिन कोई एक उसमें से टॉप कर रहा है जो कि उस लाइन पे सबसे पहले पहुंच रहा है, उसका ये मतलब है कि उसका वो मोटिवेशन ही उसको जिता रहा है कि मुझे इस लाइन को क्रॉस करना है बाकी 9 लोगों से पहले। ठीक है, तो मोटिवेशन की डेफिनेशन जो आपको बहुत साधारण शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है कि मेंटेन्स गोल ड्रिवन बिहेवियर्स। बहुत सीधी सीधी बात, गोल ड्रिवन बिहेवियर, ये 3 वर्ड में आपको याद रखना है। मोटिवेशन, बात खत्म। अक्सर याद रखा कीजिए, जब खास करके जब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जब आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आपको रटना नहीं है चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी स्ट्रीम के लोग रटते हैं, बिल्कुल ऐसा कहने का मकसद नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करेंगे, हमने लास्ट चैप्टर में, हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि गोल ड्रिवन बिहेवियर, इन 3 वर्ड को आप फोकस कीजिए। गोल का मतलब यानी कि एक मकसद तक, एक टारगेट तक, एक एम तक आपको पहुंचना है। उस टारगेट तक जब हम पहुंचना चाहते हैं तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो हमारा बदला हुआ व्यवहार होता है, जो बदले हुए बिहेवियर चेंजेस हमारे अंदर जो आते हैं, वो मोटिवेशन हम उसको कह सकते हैं। सीधी सीधी बात है। हमने महाभारत की कहानियां सुनी हुई हैं, रामायण की कहानियां सुनी हुई हैं। इस तरह से हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि मछली की आंख में निशाना लगाना है। तो जो भी मछली की आंख में निशाना लगा रहा होगा उसको और कुछ नजर नहीं आ रहा होगा कि अदर फैक्टर्स उसको शायद डीमोरलाइज कर रहे हो कि आपको मछली की आंख में निशाना नहीं लगाना है, या मछली मर जाएगी, या मछली को नहीं मारना चाहिए, या तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें दया नहीं आती। इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जब इंसान गोल ड्रिवन हो जाता है तो फिर उसको कुछ और चीज नजर नहीं आती। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। और जितना ज्यादा वो गोल ड्रिवन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मोटिवेशन हाईएस्ट लेवल पर होगी, मैक्सिमम लेवल पर होगी। ठीक है ना। और हमेशा जो मोटिवेशन है इसका लेना देना किससे होता है? गोल से। ये सीधी सीधी बात है। जब गोल नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं है। वो पागल की तरह से किसी काम को जब करने लगता है, जुनून जब उसके अंदर आ जाता है, वो तब होता है जब उसके अंदर किसी चीज का उद्देश्य पैदा होता है। जब उद्देश्य नहीं तो जुनून कहां से आएगा? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है, बहुत देर से भूख लग रही है, और एकदम से आपके सामने खाना लाके रख दिया जाए, वो भी वो खाना जो आपको बहुत पसंद हो, तो आप एकदम से टूट पड़ेंगे ना उस पर? हो सकता है। मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी है वहां पे, 99% पॉसिबिलिटी है कि हम एकदम से खाने को बिल्कुल ऐसे चाहेंगे कि भाई जल्दी लाओ, फटाफट लाओ। व्हाट इज दिस? ये मोटिवेशन कहां से क्रिएट हुई? ये मोटिवेशन तो हमारे इंटरनल फैक्टर से क्रिएट हुई। क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि हमारा गोल था अपनी भूख को मिटाना। तो उस गोल ड्रिवन बिहेवियर को ही तो हम मोटिवेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। याद रखेंगे, बुक के अंदर एक छोटी सी बात को समझाने के लिए कुछ 1.5 से 2 पेज का जो है स्पेस लिया गया है, वक्त लिया गया है। बहुत अच्छा रास्ता अपनाया गया है। मैं उसको बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज्यादा किसी के अंदर मोटिवेशन होगा, गोल उतना ही बड़ा होगा आमतौर पर, और उतनी ही ज्यादा उसको अचीवमेंट मिलेगी। ये 2 वर्ड्स आप याद रखें, लेस अचीवमेंट, लेस मोटिवेशन। उल्टा भी बोल सकते हैं, लेस मोटिवेशन, लेस अचीवमेंट। आपके अंदर खुद से कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो आपको अचीवमेंट भी नहीं मिलेगा। वाइस वर्सा कर लीजिए, इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए। आपकी मोटिवेशन जैसे ही ऊपर बढ़ जाएगी, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी, अचीवमेंट भी आपका मैक्सिमम लेवल पर हो जाएगा। और याद रखें कि जब आप एग्जाम में आंसर्स लिख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ करके आंसर्स लिखिए, आप टॉप करेंगे। टॉप करने का मतलब ये नहीं होता 100 लोगों को हराना। आप क्लास में अगर 100 लोग हैं और आप 100 में से 100 ला रहे हैं और बाकियों के 100 नहीं है तो आप टॉप कर रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब टॉप करना नहीं होता। और आपको लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट आपको याद थे, जो कॉन्सेप्ट आपको पता थे, वो आप लिख के आ गए, इसका मतलब आपने टॉप कर लिया। और एक साथ बहुत सारे लोग टॉप कर सकते हैं। ये हमने गलत अवधारणा बनाई हुई है कि कोई एक ही टॉप करता है, ये बहुत गलत है। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, और यही वजह है कि स्टूडेंट्स शायद ये कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं या कॉन्सेप्ट आपके समझ में आते हैं पढ़ा के।
तो मेरी सिंपल सी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कोई भी डेफिनेशन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। फिर भी समझने में क्यों दिक्कत आती है, वहां मैं अराइव कर रहा हूँ, वहां मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जितनी कम आपकी मोटिवेशन होगी उतनी ही कम आपकी अचीवमेंट होगी। और सिंपल बात है कि जितनी ज्यादा आपकी मोटिवेशन होगी उतनी ही ज्यादा आपकी अचीवमेंट होगी। वो अब अलग बात है कि आप YouTube पे जाते हैं और आप सीधा सीधा जब आप लो फील कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, या लगता है लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गई है, तो आप सीधा सीधा संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, या और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आपको लगता नहीं अब तो मेरा यूपीएससी बिल्कुल तय है। फिर कुछ दो चार दिन में लाइफ में कोई तूफान आता है, फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर आपको लगता है मेरी अचीवमेंट खत्म, फिर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए होता है। याद रखें ये सब बिल्कुल टेम्परेरी फैक्टर्स हैं। चाहे मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करने लग जाऊं या कोई और हो, उससे ये टेम्परेरी फैक्टर्स हैं। ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर भी इस बात को कहते हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये थोड़े वक्त के लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग या हम लोग कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको लाइफ में जब भी लो फील करे तो मोटिवेशन अपने अंदर से क्रिएट करने की कोशिश करनी है। डोंट डिपेंड फॉर द मोटिवेशन ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि कोई आपको फरिश्ता बनकर के आपकी जिंदगी में आ जाए और आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करके चला जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। अब आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोटिव्स। और मोटिव्स को बेसिकली, जैसे मोटिव का मीनिंग हम सबको पता है, मैंने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि मोटिव का मतलब ही होता है उद्देश्य, मकसद। ठीक है ना। जैसे सीआईडी वगैरह आप लोग पहले अगर देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल देखते होंगे या सावधान इंडिया वगैरह देखते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर पुलिस इंस्पेक्टर्स एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटिव ऑफ किलिंग या मोटिव ऑफ मर्डर। तो मोटिव मीन्स कि मकसद क्या है किसी काम को करने का। ठीक है ना। जैसे अगर कोई इंसान किसी को मर्डर कर रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद होगा कुछ ना कुछ, ऐसे ही कोई किसी को नहीं मार देगा। तो यू नीड टू फाइंड दैट रीजन। तो जब हम रीजन की बात कर रहे होते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ मोटिव। ओके, सो मोटिव इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 बायोलॉजिकल एंड नंबर 2 फिजियोलॉजिकल, फिजियोसोशल, आई गेस, यस, फिजियोसोशल। अभी मैं फिजियोसोशल की बात बाद में करूंगा, पहले आप बायोलॉजिकल समझ लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। आसान चीजों को पहले पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल बहुत सीधी सीधी बात है। हम लोग अपनी बॉडी को ही अगर गौर करें, अपनी बॉडी पे ही अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, समझ लें, तो हमें भूख लगती है, हम खाना खाने चले जाते हैं। ये मोटिव है हमारे, यानी हम खाना क्यों खा रहे हैं, मोटिव क्या है खाना खाने का, भूख लगना। बॉडी को रिक्वायरमेंट है खाना खाने की, इसलिए खाना खाना, बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाना, जिंदा रहने के लिए खाना खाना। पानी क्यों पी रहे हैं, प्यास लग रही है, जिंदा रहना इसलिए, और बॉडी को पानी की जरूरत है इसलिए। या फिर सांस क्यों ले रहे हैं, कपड़े क्यों पहन रहे हैं, XYZ, इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। थर्स्ट, एक और बुक में भी एग्जाम्पल है, और ये वर्ड लिखा हुआ है कि दिस इज द मोस्ट वांटेड, या दिस इज द मोस्ट वांटेड वर्ड ही सूटेबल है, दिस इज द मोस्ट वांटेड बायोलॉजिकल मोटिव इन ह्यूमन बीइंग और इन एनिमल्स, दैट इज सेक्स। और वो यानी कि सेक्स एक ऐसी चीज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका मीनिंग निकलेगा। यहाँ पे जेंडर वाला सेक्स का मतलब नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी अराउजल मीन्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक नीड होती है इंसान की, जो कि बायोलॉजिकल नीड है, जाहिर सी बात है। तो अगर इंसान या कोई जानवर या कोई मैमल या कोई बर्ड, कोई इंसेक्ट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, कि उसकी बॉडी की वो नीड है, या फिर उसको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है। तो सीधी सीधी बात है कि देयर इज अ मोटिव बिहाइंड दोज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है साइकोसोशल। मैं बार बार फिजियोलॉजिकल बोल दे रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। साइकोसोशल, दो वर्ड से मिलकर बना है साइकोसोशल।
अब साइको वर्ड को तो आप जानते हैं, अब तक हम साइको 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 इतने दिन से बोलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बहुत हो गया। सोशल वर्ड पे जरा गौर कीजिए। सोशल, साइको सोशल, यानी वो चीजें जिसने हमारे ब्रेन को, हमारी थिंकिंग को इफेक्ट कर दी हैं, और इफेक्ट किसने की है? समाज ने। समाज की वजह से हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है। समझिए, वर्ड को गौर कीजिए। आप अपने आप डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, क्यों डिपेंड होना है किसी की डेफिनेशन पर? मैं अक्सर कहा करता हूं, वर्ड के टुकड़े कीजिए, डेफिनेशन आप खुद बनाने लगेंगे। साइको सोशल, सोसाइटी ने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट किए। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि पहली बात, ये सारी जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीजें थी जो हमने बता दिया आपको, बायोलॉजिकल नीड्स। अब अगर हम बात करें कि इंसान को अपनी एक पहचान चाहिए समाज में, जिंदा रहने के लिए पहचान जरूरी तो नहीं है। हर इंसान को पावर चाहिए, कि मुझे पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। जिंदा रहने के लिए जरूरी तो नहीं है पावर। मतलब सांस लेने के लिए अगर आप पावर नहीं हो तो क्या आप मर जाएंगे? तो नहीं है। अचीवमेंट, हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट चाहिए। पहले तो ट्राई यही करते हैं कि सही तरीके से बन जाए। सीधा तो सब यूपीएससी सोचते हैं ना, या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस टाइकून, या नीट निकाल के सीधा ही एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, या फिर जेई निकाल करके अच्छे इंजीनियर बन जाए। ये अचीवमेंट्स कहाँ से सीखी हम लोगों ने? अचीवमेंट की बात हो, पावर की बात हो, एक इज्जत की बात हो, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो, समाज में मुझे लोग अच्छे से जाने, लोग मेरी इज्जत करें, मुझे अच्छे नामों से पुकारें, ये बात, ये सब हमारे जहन में कहां से आया? हम लोगों ने सोसाइटी को देख करके अपने बारे में भी यही नजरिया बना लिया कि हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइको सोशल। ये मोटिव कहां से आया? सोसाइटी से हमारे जहन पर आया, हमारी मानसिकता पर आया। ठीक है ना? इसी तरीके से हम लोग कहते हैं हमें घूमने जाना है, एक्सप्लोर करना है, क्यूरियोसिटी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ये हम लोगों ने, सोसाइटी ने हम पर, हमारे मानसिकता पर डाला। अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। क्यूरियोसिटी होती है इंसान के अंदर, बायोलॉजिकली क्यूरियोसिटी होती है, बट एक्सप्लोर करके जानना दुनिया को इज समथिंग के सोसाइटी में आप बहुत अजीब माने जाते हैं अगर आप घूमते नहीं है, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप गौर करें, ये तो मैं बहुत कम एग्जांपल्स दे रहा हूं, और भी एक लिस्ट बनती चली जाएगी जब आप सोचेंगे। वो सारी चीजें जो कि सोसाइटी आपकी मानसिकता को बदल देती है। बदलना हर बार नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो भी कोई जिंदगी है जिसमें जमीर ना हो, जिसमें वकार ना हो, जिसमें इज्जत ना हो। वो भी कोई जिंदगी है वाला। जिंदगी में तो इज्जत होनी चाहिए ना। हम सब चाहते हैं कि हमें इज्जत से जाना जाए, और इंसान सारी जिंदगी अपनी खराब कर देता है इज्जत के लिए ना। सारी जिंदगी परेशान होता है कि मुझे इज्जत मिले, इज्जत मिले। और हमें अगर रास्ते में कोई चोर कह के पुकार दे, गाली दे दे, तो हमें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वहां पे बात रेस्पेक्ट की होती है ना। कोई हमारी फैमिली मेंबर की किसी को गाली दे दे, हमें तकलीफ क्यों होती है? क्या ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है? क्या हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे साइको सोशल मोटिव्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मोटिव वाला कम से कम आपको समझ में आ गया होगा। एक पिरामिड दिया हुआ है मास्लो ने आपकी बुक में, जिसको हम सरल भाषा में मास्लो कह देते हैं, बट इस मैस्लो, ओके। उनका एक पिरामिड है जो कि उन्होंने कहा है कि मोटिव्स 3 किस्म के होते हैं, और उन्होंने 3 तरीके के मोटिव्स बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इन बातों, इस पिरामिड को अपोज भी किया है, बट सिर्फ अपोज करने से काम नहीं चलता, यू नीड टू गिव एन ऑल्टरनेटिव। सो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। जितना मैं समझता हूँ साइकोलॉजी को, थोड़ा बहुत 1% 2%, उस हिसाब से ये मैस्लो का जो पिरामिड है ये बहुत मेरे हिसाब से ठीक है, बेसिक लेवल पर आप लोगों की समझने के लिए ठीक है। जिसमें हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। पिरामिड है कुछ इस तरह का, अगर आप देख सकते हो तो आप बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी में एक पिरामिड बना हुआ है मैस्लो का। उसमें उन्होंने जो पहला लेवल दिया है उसका नाम है बेसिक नीड्स, यानी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फूड, वाटर, क्लोथ्स, वार्मथ। इन्होंने रेस्ट भी एक फैक्टर दिया है, जबकि बहुत सारे लोग रेस्ट को नहीं मानते कि रेस्ट क्या जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अब सोचिए, रेस्ट क्या जरूरी है जिंदा रहने के लिए? बिल्कुल जरूरी है रेस्ट जिंदा रहने के लिए। इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे, वहां आपको कोई रेस्ट जो है ना, बेसिक नीड्स नहीं पढ़ाएंगे रेस्ट को।
तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन में। तो इन्होंने बेसिक नीड्स में रखा है साइकोलॉजिकल नीड को, जिसमें ये कहते हैं कि फूड, वाटर, वार्मथ और रेस्ट ये बॉडी की बेसिक नीड है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बेसिक, इसमें तो मतलब आदमी मर जाएगा अगर उसको, आप कोई 24 घंटे लगातार काम तो नहीं कर सकता ना। एवरीवन वांट्स रेस्ट, नीड्स रेस्ट, ठीक है। उसके ऊपर उठते हैं तो उन्होंने सेकंड लेवल का जो नाम रखा है उसका नाम रखा है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल यानी जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे जहन से होता है, हमारे मन, ये कह लीजिए कि हमारे दिमागी हालात से होता है। अगर हमें ये लगे कि ऐसा नहीं है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है, ये सीधा सीधा संबंध हमारे विचारों से इनका होता है। तो यानी एस्टीम नीड्स, इंसान की अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, यश, कीर्ति, ये जो चीजें होती हैं कि भाई मुझे किस तरह से जाना जा रहा है सोसाइटी में, मेरा नाम कैसे हो रहा है सोसाइटी में, लोग मेरे बारे क्या कह रहे हैं, लोगों का मेरे बारे क्या नजरिया है, ये सारी चीजें सेकंड लेवल पे आती हैं। और हर इंसान के अंदर ये नीड होती है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर ये नीड नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो बहुत बड़ा जो है वली आदमी है, यानी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पहुंचा हुआ इंसान है, हम लोगों से तो बहुत ऊपर है, यानी नॉर्मल इंसानों से बहुत ऊपर उठा हुआ इंसान है, जो ये कहता हो कि मेरे अंदर ऐसी कोई साइकोलॉजिकल नीड नहीं है कि मुझे इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान चाहिए। हर इंसान को इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान चाहिए होती है, ठीक है ना। हर इंसान को लाइफ में किसी ना किसी लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसका ध्यान आपको ये रखना है कि एस्टीम नीड्स में हम सबको सेफ्टी नीड्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है। जैसे कहीं पे आग लग रही है तो हमें वहां नहीं जाना, कहीं पर बारिश हो रही है ज्यादा तो हमें डर लगता है भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये भी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है। ये सब इन्होंने सेकंड लेवल पर रखा है। टॉप लेवल पे इन्होंने रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी का नाम इन्होंने दिया है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जो हम खुद से पूरा कर लेते हैं जब हमें खुद एहसास होता है कि इनकी जरूरत है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कोई परिभाषा मैं नहीं दूंगा, ये आप खुद सोचिएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये कोई डिफाइंड ऑरा नहीं है। हर इंसान इसको अपने हिसाब से बदलता है। हर इंसान के नजदीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब अलग अलग होता है। किसी के नजदीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कुछ और होगा और किसी के नजदीक कुछ और होगा। इसलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इन्होंने नाम रखा है सेल्फ फुलफिलमेंट। आदमी पूरा कर भी लेता है, कई बार नहीं भी कर पाता। किसी के लिए जिंदगी का जो स्टैंडर्ड है वो ऑडी और मर्सिडीज है, किसी के लिए जिंदगी का स्टैंडर्ड वैगनार है, किसी का स्टैंडर्ड एक पल्सर बाइक है, और किसी का स्टैंडर्ड स्कूटी है, और किसी का स्टैंडर्ड एक साइकिल है। तो सर ये सारे सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में आती हैं। तो ये एक अलग, ये आप समझ चुके होंगे कि मैस्लो क्या कहना चाह रहे हैं इन बातों में। ये मोटिव्स है सारे, सिंपल सी बात है। अब आप आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम इन्होंने बुक में दिया है फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गई, हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या साइकोलॉजी में। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या मीनिंग है इनकी, तो आइए समझ लेते हैं। कि पहली बात कि एक बात याद रखें, इससे पहले कि मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊं, एक बात मैं कह दूं कि शायद आपको इस ये मैं जो बोलने जा रहा हूं इससे बहुत क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन की मीनिंग भी आपको शायद समझ में आ जाएगी। एक बात याद रखें, एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट्स। इसको याद रखेंगे, उम्र भर याद रखेंगे तो जिंदगी और गुजारने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट्स। हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं यही हमारी दुख और तकलीफों की मुख्य कारण होती है। यही मतलब हमारी अपेक्षा है कि आज विराट कोहली 100 रन बनाएगा, है ना, और ऐसा नहीं हुआ तो हमारी तकलीफ हो गया, भाई विराट कोहली कैसा खिलाड़ी है। और आज 22 तारीख है, मेरे ख्याल से आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच है, सीरीज 1-1 से बराबर है। हाँ आज मैच है, सीरीज 1-1 से बराबर है, और आज डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है सीरीज, है ना। तो हमने उम्मीद कर रखी है कि ऐसा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखें कि बी
होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपने मानसिक स्तर को इस प्रकार से तैयार रखें, संतुलित रखें कि घटिया से घटिया हालात भी आ जाए, घटियातम हालात भी आ जाए, तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, है ना। फ्रस्ट्रेशन समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सरल है कि एंटिसिपेटेड डिजायरेबल गोल व्हेन इट इज नॉट अचीव्ड। हम लोग बहुत जहन से एक गोल के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें जनरली, जिसके लिए लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट इट बी यूपीएससी, लेट इट बी नीट, जेई, कोई भी एग्जाम जिसकी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं, एंड द मोटिव इज ब्लॉक्ड, और वो नहीं हो पाता, सीधी बात, तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। इतने सरल शब्दों में कोई नहीं बता पाएगा शायद। मैं बहुत कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बुक से कुछ भी नहीं रीड आउट कर रहा हूँ, डिक्टेट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशंस कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, कब होती है? हमने अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि वो हमें पॉकेट मनी देंगे या हमें परमिशन दे देंगे कहीं जाने की, या घुमाने ले जाएंगे। हम बोल भी नहीं रहे उनसे कुछ कि आप हमें घुमाने ले जाइए, मूवी दिखाने ले जाइए, क्रिकेट खिलाने ले जाइए, पार्क चलिए, पार्क भेजिए, अलाउ कीजिए। हमारी बात भी उनसे कुछ नहीं हो रही है, डायलॉग भी कुछ नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन भी कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीदें बहुत सारी हमने लगाई हुई हैं, और वो जब नहीं होता है तो तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होता है फिर? तकलीफ क्या रिजल्ट करती है? फ्रस्ट्रेशन। सिंपल बात है। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो बुक में दिया हुआ है, ये डोलार्ड और मिलर ने मिलकर के दी थी। फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन हाइपोथेसिस, यानी इन्होंने कहा था कि फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स गुस्सा, हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं भी हो जाता हूँ, हम सब हो जाते हैं। तो यानी कि आप कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आपने देखा है ना कि बीच आईपीएल में वो क्रीज पर आ गए थे, जबकि वो बैटिंग टीम की तरफ से तो आउट होकर पवेलियन में थे, फिर भी वो बीच में आ गए थे। हालांकि वो अपनी जगह पे ठीक थे, बट इसको कहते हैं एग्रेशन। कभी भी इंसान को हो सकता है, हम सबको होता है, हमारे पेरेंट्स को होता है, किसी को भी एग्रेशन किसी भी टाइम हो जाता है। मतलब MS धोनी इज नॉट गॉड, उनको भी इमोशंस हैं, उनके पास भी एक हर्ट है जिसके अंदर इमोशंस आते हैं, ठीक है ना। तो डोलार्ड और मिलर ने ये कहा कि फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट होती है वो सिर्फ दो सोर्सेज से होती है, बस, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ दो सोर्सेज। पहला सोर्स क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यही है सारी परेशानी की जड़, और इससे बच के भागा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम ये बिलीव कर रहे होते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। जब आप समाज में रहेंगे, एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। लोग आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, लोग आपके बारे तरह तरह की बातें बोलेंगे, लोग आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे, लोग आपके पे ताना कसेंगे, लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, नेगेटिव बातें होंगी, तो उससे आपको तकलीफ जाहिर सी बातें होगी। बट उससे अपने आप को अलग रखना, उससे अपने आप को दूर रखना, इसी में समझदारी है। अगर इसको सीरियसली ले लिया तो फिर वो क्या रिजल्ट करता है? फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, और हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बाहर जो भी कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल बाहर पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, अगर आप इग्नोर करते चल रहे हैं तो शायद आप सुखी रहें, लेकिन अगर आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा परेशान होंगे, मतलब इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि या तो फिर पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुस जाइए, तो फिर बैठ करके बोलते रहिए और अपने आप को तकलीफ पहुंचाते रहिए। दिस इज समथिंग कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके जहन को परेशान कर रहे हैं और आपको एग्रेशन में डाल रहे हैं, मुब्तला कर रहे हैं। दूसरा रीजन है पर्सनल मैटर या पर्सनल मैटर्स, कि आपके जितने भी यानी व्यक्तिगत मामले हैं जो कि आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो यानी कि फैमिली से रिलेटेड हो, आपके खुद के हो, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं कई लोगों के, पेरेंटल इश्यूज होते हैं, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो कि आदमी नहीं बोल सकता और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन इंसान के अंदर क्रिएट हो जाता है। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो बहुत अच्छी तरीके, सिर्फ तारीफ करने के लिए कमेंट सेक्शन नहीं है, और बिना सोचे समझे भी अपोज करने के लिए भी कमेंट सेक्शन नहीं है।
कहीं मुझसे गलती हो रही हो और वो लेजिड गलती हो, ऑथेंटिक गलती हो, आप बिल्कुल खुल करके ओपनली उस पर गलती मेरी बता सकते हैं। दूसरा, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि कॉन्सेप्ट आपने समझाया नहीं ठीक से या क्लियर नहीं हो पाया, आप उस कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को समझ लेते हैं। When person has to make choice between desires or needs or motives, there occurs conflicts. जब इंसान को अपनी ही इच्छाओं में से, अपनी ही जरूरतों में से, अपने ही उद्देश्यों में से क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है या चॉइस क्रिएट करनी पड़ती है, चुनना पड़ जाता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। माँ बाप के बीच में किसी को चुनना, बहुत अजीब अजीब तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मैं तीन आपको जो है ना किस्म बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है जो कि बुक में समझाया गया, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि दो पॉजिटिव फैक्टर्स में ही आपको चुनना पड़ता है, दो पॉजिटिव फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आपको जामिया में पढ़ना है या अलीगढ़ में पढ़ना है, आपको डीयू में पढ़ना है या जामिया में पढ़ना है, दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव सोर्स है ना, दोनों ही जगह पढ़ने की सोर्स है। तो ये परेशानी होना, यानी कि अप्रोच, इसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, इसको कहा जाएगा कि पॉजिटिव। इसका दूसरा नाम है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी जिसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव्स में से चुनना हो, यानी माँ और बाप में से किसी को चुनना हो। माँ भी अपनी जगह, माँ का मकाम भी अपनी जगह है, बाप का मकाम भी अपनी जगह है, लेकिन किसी एक को चुनना होगा अगर लाइफ में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। दूसरा, अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं क्वेश्चन को, 1 सेकेंड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूं कि आपको जामिया और डीयू में चुनना होगा, तो मैं इस तरह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके मदर जो है वो जामिया में प्रोफेसर है, आपके फादर जो है वो डीयू में प्रोफेसर है, तो आपको लगेगा ना कि मैं शायद जामिया में जाऊंगा तो मदर से सपोर्ट मिल जाएगा अपने सब्जेक्ट में, और वहां जाऊंगा तो फादर से सपोर्ट मिल जाएगा अपने सब्जेक्ट में। तो थोड़ा सा पॉजिटिव्स में से चुनना इज समथिंग लाइक दैट, इसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें दोनों जगह नेगेटिव में चुनना पड़ जाता है कि आपको भूखा रहना है या घटिया किस्म के खाना खाना है, रोड साइड फूड खाना है। दोनों ही बुरे हैं, यानी भूखा रहना भी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है और रोड का खाना खाना भी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये दोनों में से किसी एक को चुनना, दोनों ही रिस्की है, लेकिन चुनना तो पड़ेगा क्योंकि जिंदा रहना है। इसको नेगेटिव अप्रोच भी कहते हैं और अवॉइडेंस अप्रोच भी कहते हैं। नहीं, दोनों में से किसी, दोनों ही अवॉइड करना है, लेकिन अवॉइड करने वालों में से भी किसी एक को ही चुनना है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बना करके खा सकें या रेस्टोरेंट में जाके खा सकें या किसी के घर जाकर के खा सकें। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप भूखे रहिए या तो आप रोड का खाना खाइए। आपको रोड का खाना पड़ेगा क्योंकि आपको जिंदा रहना है। और तीसरा जो है, इसको कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट इसका नाम है, मिला करके। यानी कि एक ही गोल से आप अट्रैक्ट भी हो रहे और उसी गोल से आप भाग भी रहे। ऐसा होता है आपकी लाइफ में, कभी हुआ है? सोचिए, क्या ऐसा हुआ है कि एक ही गोल से आप भाग भी रहे और वही गोल आपको बुला भी रहा है? क्या मतलब? बहुत सीधी बात है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ये कहते हो कि मुझे वजन कम करना है, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, लेकिन उनको किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, उनको रनिंग नहीं करना है, उनको जिम नहीं करना है, वर्कआउट नहीं करना है। तो यानी कि भागना भी है ऐसे सारे कामों से जिससे वजन कम होता है, लेकिन वजन कम भी करना है। यानी कि खाना खा तो लेना है लेकिन खाना नहीं खाना है, वो वाली बात है। तो पानी पी लेना लेकिन मुंह गीला नहीं होना चाहिए। वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या कहेंगे? अप्रोच अवॉइडेंस, यानी अप्रोच भी है उसमें, अवॉइडेंस भी है उसमें। तो ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके जो चैप्टर में आता है वो इमोशन आता है। इमोशन के बारे में
पहले से जो सिलेबस में चलता आता था वो काफी ब्रॉड था, बहुत सारा था। अब जो है सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और टाइप्स ऑफ इमोशंस सिर्फ जानने हैं आपको। पहले तो ये था नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा जानिए, नर्वस सिस्टम में कौन सा इमोशन कहाँ से आता है, उससे क्या होता है बॉडी में, क्या नहीं होता है, सारा पढ़ना पड़ता था। बट अब सिर्फ इतना आपको समझना है कि इमोशन इन्वॉल्व अराउंड साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि कई बार साइकोलॉजिकल रीजन से इमोशन आ जाते हैं, कई बार फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी की वजह से इमोशंस आ जाते हैं। जैसे किसी चीज को देख करके गुस्सा आ जाना, खुशी आ जाना, यानी कि 6 तरह के आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं: एंगर, फियर, सरप्राइज, जॉय, डिसगस्ट, सॉरो। सारी चीजें हैं जो हमारे इमोशंस हैं। गुस्सा आना भी हमारी इमोशन है, खुश होना भी हमारा इमोशन है, रो देना भी हमारा इमोशन है, और सरप्राइज हो जाना भी हमारा इमोशन है, दुख किसी के लिए दुखी हो जाना भी हमारा इमोशन है। तो ये इमोशन कई बार इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो साइकोलॉजिकल या तो फिजियोलॉजिकल, यानी या तो बॉडी से रिलेटेड या तो माइंड से रिलेटेड। तो इमोशन के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसको डिटेल्ड मेरे ख्याल से कुछ भी क्वेश्चन इसके बारे में नहीं बनता है। इस बार से जो सिलेबस जो रिवाइज हुआ है, जो आपको पढ़ना है वो हमने इस पूरे वीडियो में कवर कर लिया है। मोटिवेशन किसको कहते हैं, मोटिवेशन की क्या टाइप्स होती हैं, मोटिव क्या होता है, फिर मैस्लो का हमने पिरामिड देख लिया, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अप्रोच अवॉइडेंस, फिर अप्रोच अवॉइडेंस हो गया, और इमोशन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि चैप्टर हमारा उतना कवर हो चुका है जितना कि इस बार से सिलेबस में आ रहा है सीबीएसई के, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और कोशिश पूरी यही रहेगी कि अगले सेशन से अगर हमारे पास वक्त रहा, पर्सनली मेरे पास, तो कोशिश करेंगे कि वाइट बोर्ड या जो भी चीज़ उस वक्त अवेलेबल रहे उससे आपके सामने 12th क्लास की या 11th क्लास की साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत की जाए, प्रेजेंट की जाए, ताकि कुछ मैं सीखूं, कुछ आप सीखें, कुछ आप मुझे सिखाएं, कुछ मैं आपको सिखाऊं। सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मिलजुल करके एक दूसरे की जो है तरक्की का हिस्सा बनते रहेंगे। ठीक है ना? तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं।